बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर ए बी को अच्छी तरह से सीखा था, तो पूरे चैप्टर को भी अच्छी तरह से समझा था। तो यकीनन आपने वो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं तो फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ क्लिक करके पहले वो देख लीजिएगा चैप्टर इंट्रो, फिर इसके बाद आप इसको देख लीजिए, यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने क्या करना है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंट है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्टेट विथ एटलीस्ट टू एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। तो जो डेली लाइफ है उसमें से आपने दो कम से कम एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता ही होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में ये रिवर्सेबल है। दोबारा आप किसी भी चीज़ को जब आप चेंज करेंगे ना, तो आप दोबारा उसको रिवर्स करके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही था ना। और इसके बाद ये जो है टेम्परेरी है, इसको हम जल्दी से दोबारा वापस इस फॉर्म में ला सकते हैं, तो उसके लिए टेम्परेरी कहा जाता है। और ये जो चेंजेस है इसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, ठीक, नई चीज़ें नहीं बनते, वही दोबारा वही रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो वही उसी का बिल्कुल उलट आपने केमिकल चेंजेस में लिखना है, समझ गए। तो लिखते हैं और इसी को शो करते हैं। तो सवाल है आपके पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने लिखना है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में जो फ़र्क है, डिफरेंट है, वो आपने लिखना है। स्टेट विथ एटलीस्ट टू एग्जांपल्स। तो डेली लाइफ में से, रोज़मर्रा ज़िंदगी में से आपने दो मिसालें भी आपने देनी है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे तो यकीनन आपको याद करने में आसानी होगी। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस लिखेंगे। पहला है आपके पास, इट इज़ रिवर्सेबल, मतलब ये दोबारा रिवर्स करके उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है ना। लेकिन ये जो केमिकल चेंजेस है, इट इज़ नॉट रिवर्सेबल है। जैसे कि वुड को अगर हम जलाएंगे तो गैस और आग बनेंगे, उसको हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, जो गैस है ना वो। तो इसके बाद है, इट इज़ टेम्परेरी चेंजेस है, ये आप परमानेंट नहीं होंगे, ये आप उसे दोबारा चेंज कर सकते हैं, एक ख़ास वक़्त के बाद आप दोबारा इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है ना। तो इट इज़ अ परमानेंट चेंजेस, जो ये तो परमानेंट होंगे। इसके बाद है, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द चेंजेस। तो जब आप चेंज करते हो, एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करते हो, तो उससे नई चीज़ नहीं बनेंगी, नहीं, नए सब्सटेंस जो है ना वो उसकी शक्ल नहीं होंगे, यकीनन शक्ल में कन्वर्ट नहीं होंगे। ड्यूरिंग द चेंजेस, चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो नई जो सब्सटेंस है वो बनेंगे ड्यूरिंग द चेंजेस के दौरान, समझ गए। तो ये तीन हो गए, तीन पार्ट। इसके बाद आपके पास है, नो अल्टरनेशन इन मास टेक्स प्लेस। तो इसमें यकीनन मास जो है ना, वज़न, वेट, आमतौर पर हम कह सकते हैं सादा अल्फाज में। तो ये जो मास है वो इसमें चेंजेस नहीं होगी, वो सेम रहेंगे। जैसे कि हमने सीखा था कि वुड को अगर आप काटेंगे, काटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद उन सबको अगर आप दोबारा वेट करेंगे तो वो फिक्स रहेंगे। तो इसे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस इज अल्टरनेट। तो ये बदल सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, समझ गए, केमिकल चेंजेस में। तो आपने ये याद रखना है। इसके बाद एग्जांपल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम जो मेल्ट होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ये चेंज होते हैं। अगर आप मशीन में दोबारा उसको डालेंगे तो यकीनन वो आइसक्रीम बन के दोबारा आपको मिल जाएंगे, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। कटिंग ऑफ हेयर जो कि चेंज, नई सब्सटेंस तो नहीं बनेंगे ना आप अगर हेयर को कट करेंगे तो। इसके बाद है बर्निंग ऑफ वुड, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये भी हमने अच्छी तरह इंट्रो में अच्छी तरह से सीखा था कि किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये दो एग्जांपल आपने लिखना है, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब कम्बशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन। आपने कम्बशन को डिस्क्राइब कर देना है, वजाहत कर देनी है, उसका जो डेफिनेशन है
उसको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन की मदद से। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाया था फ्यूल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बन, वाटर और एनर्जी मिलेंगे ना। एनर्जी में लाइट और हीट हॉट शामिल है। तो ये जो है इसकी मदद से आपने कंबशन को डिस्क्राइब कर देना है। तो ये बुक में दिया हुआ है, वहाँ हम समझते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो आपने करना क्या है, इफेक्ट्स, इसके जो बुरे असरात है माहौल के ऊपर, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो यहाँ इसको हम लिख के आपको शो करेंगे और दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंबशन का मतलब क्या होते हैं। कंबशन इज रेफर टू व्हाट वी कॉल बर्निंग। तो जो हम बर्निंग जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं आमतौर पर, इसी को कंबशंस कहा जाता है। वी नो दैट द बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जो बर्निंग का जो अमल है ना, वो केमिकल रिएक्शन है। हम जानते ही है क्यों, क्योंकि ये दोबारा हम इससे वापस रिवर्स नहीं कर सकते, नई सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे यकीनन। तो इन विच न्यू मेटेरियल इज मेड, नए मेटेरियल बनेंगे। ए मोर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कंबशन वुड बी ए केमिकल प्रोसेस वेयर फ्यूल। तो ये है ना आपका वर्ड जो इक्वेशन है वो, तो इसी को आपने यहाँ पे लिखना है। वेयर फ्यूल, वुड, पेट्रोल, ऑयल वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ सकते हैं। तो रिएक्ट विथ एयर, एयर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, एयर में ऑक्सीजन जो मौजूद होंगे वो, तो गिव हीट एंड लाइट एनर्जी। तो इससे आपको हीट और लाइट एनर्जी मिलेंगे। ऑक्सीजन जो हमने सीखा था कि अगर आप मोमबत्ती को ऐसे रखेंगे तो उसके ऊपर अगर गिलास रखेंगे ना, तो फिर क्या होंगे, वो बुझ जाएंगे यकीनन। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, समझ गए। तो ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर ये रिएक्ट कभी भी नहीं करेंगे, ये नहीं जलेंगे यकीनन। तो उससे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगे। कंबशन इज यूज्ड इन कार, रॉकेट इंजन्स एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ मशीनरीज में ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें लिखनी है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, हीट एंड लाइट। तो इसको भी आप कॉपी कीजिएगा। इसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल दिया हुआ है, तो आपने ये नहीं लिखना है। तो इसके लिए मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने देखा डिस्क्राइब कंबशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन, इसको हमने अच्छी तरह से सीखा। इसके बाद है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक, तो इसके बुरे असरात को आपने इसको भी लिखना है। तो पहले इसके आंसर बुक में देखकर लिखिएगा, इसके बाद इसको लिखेंगे यकीनन। तो इसमें जो आंसर आप लिखेंगे वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन, इसके बुरे असरात क्या है वो। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिया हुआ है बुक में, उसी को आप लिखेंगे। इनकम्प्लीट कंबशन रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग गैस विच कैन किल्ड पीपल। तो जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीला गैस है इसको रिलीज करते हैं, विच कैन किल्ड पीपल, जो कि लोगों को मार सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि गैस निकलने की वजह से लोग मर चुके हैं, इस तरह की खबरें तो आते रहते हैं। तो ये आपने देखा कि जो गैस है ना वो इनकम्प्लीट जलने की वजह से क्या होते हैं, लोग मरते हैं। अगर इसको जलाएंगे आग दे के यकीनन, तो वो लोगों के लिए कोई नुकसान यकीनन उसका ज़रिए नहीं होंगे, उसका सबब नहीं होंगे। तो कंप्लीट कंबशन रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच के कॉज एस्थमा। तो जो कंप्लीट कंबशन है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, जो कि एस्थमा यानी दम्मा की जो बीमारी है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उससे। तो ये नाक के थ्रू हमारे लंग्स तक जाते हैं ना, तो इस वजह से ये बीमारी हो सकती है, इसका सबब बन सकते हैं। कंप्लीट कंबशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कास्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आप जानते ही है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यकीनन, तो ये होते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने इससे पहले भी इसको अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो यकीनन आप जानते ही होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसके सबब भी बन सकते हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हो सकते हैं। कंप्लीट कंबशन रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड विच काज एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन का सबब भी बन सकते हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं यकीनन। तो ये कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की वजह से एस्थमा, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन के सबब बन सकते हैं हमारे माहौल के लिए, ये बुरे असरात होंगे यकीनन, समझ गए। तो आपने इसी को लिखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या होते हैं। तो रस्टिंग का मतलब होते हैं जंग लगना। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में ब्राउन या रेड कलर की जो हमें नज़र आते हैं, जंग लगना कहा जाता है उसे, तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। सजेस्ट एनी 3 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर आपने
प्रिवेंट करना हो तो फिर उसके लिए 3 रास्ते आपने इस मशवरे में लिखना है सजेशन में, ठीक। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि रस्टिंग का मतलब क्या है और इसके कौन कौन से जो रास्ते हैं जिसकी मदद से आप रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक। तो इसको लिखते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। 3 व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग क्या है। तो सजेस्ट एनी 3 वेज टू प्रिवेंट आयरन, ये भी था, ठीक, इसको भी लिखिएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे रस्टिंग लिखने के बाद व्हेन, रस्टिंग क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट इन द ओपन प्लेस, जब आप एक छोटे से टुकड़े को भी आयरन के लोहे के उसको ओपन प्लेस पे अगर आप छोड़ेंगे ना, तो फॉर ए वाइल ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस गेट डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस, तो उसके सरफेस पे आपको दिखाई देंगे एक सुरखमाइल या यूं कहीं भूरा या ब्राउन कलर के जो ज़रात आपको नज़र आएंगे, वो उसे कहा जाता है रस्ट। यही है ना, इसे हम उर्दू में क्या कहेंगे, जंग लगना, यही है ना। तो आयरन को अगर आप खुली जगह पे छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके हमें नई चीज़ मिलते हैं आयरन ऑक्साइड, तो इसी को आयरन ऑक्साइड, इसी को रस्ट कहा जाता है। तो रस्टिंग जो है ना वो क्या है, अकर्स ये होते हैं व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ही हो सकते हैं। अगर आप पेंट किया हुआ हो, ऑक्सीजन आयरन तक नहीं पहुंचे तो फिर ये कभी भी नहीं होंगे। इन एयर एंड वाटर वेपर्स, तो जो हवा में, वाटर वेपर्स में और भी मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ही रस्टिंग का जो अमल है वो होते हैं, ठीक। तो इसमें आपने वर्ड इक्वेशन में आयरन ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड लिखेंगे, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो FeO2H2O, तो ये आप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये बुक में नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो सजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगला जो पार्ट है उसका आंसर में क्या लिखेंगे, प्रोटेक्ट एंड डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल्स मेड ऑफ मेटल्स टू बी लेफ्ट इन ओपन, तो ओपन प्लेस में आपने नहीं छोड़नी, जो कि हमने पहले भी लिखा था, इसी को आपने यहाँ पे नहीं करके ना लिखना है। अप्लाई ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल्स, तो दूसरे जो मेटल्स है उसका आपने कोटिंग कर देना है आयरन के ऊपर, जो कि आप जानते ही है कि ये यकीनन जंग आलूद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जंग आलूद होंगे, तो इससे आपने मेटल्स लेके कोटिंग कर देना है इसके ऊपर। पेंट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट, तो जो भी हिस्सा बाहर निकला हुआ हो लोहे के, उसको भी आपने पेंट कर देना है। तो ये 3 सजेशन आप लिख सकते हैं आंसर में, समझ गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।